मैं अरुण जी के पास हूं। अरुण जी, दो चीजें दिखाता हूं मैं दर्शकों को भी, आपको भी, क्योंकि ये जो आज उठाया गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप देखिएगा दो चीजें देखते हैं हम। एक तो ये जो उन्होंने घोषणा की है, ये है और कह रहे हैं ये चुनाव, ये आयोग की प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, जो हमेशा दोहराते रहे। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर से नाम, पते, कोई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। मतलब बड़ा सिंपल वे में बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरेंगे और तमाम होने का 2-2 बार जाएंगे, 3-3 बार जाएंगे। और जो भी बिहार का दृश्य बताया कि उनको फॉर्म तक नहीं मिला, कोई योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे, कोई अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो, ये उसकी पंचलाइन है एक। और दूसरा जो है, इसके साथ साथ एक और मैं दिखाना चाहूंगा इसमें, जो एक मसला और है इसमें, ये और कहा क्या है उन्होंने, यही शायद दोहराया है। ये वो कह रहे हैं कि 21 साल पहले किया गया था पूरे देश में एसआईआर, तो अब हम विशेष गहन, लेकिन वो क्या था, हम लोगों ने कितनी बार सुना। हम जो हमारे यहाँ, आप भी उनसे परिचित हैं, जो यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त देश के रह चुके हैं, मध्य प्रदेश से ही आते हैं, ओपी रावत साहब, उन्होंने बताया था कि उस समय क्या था, आज क्या है, और बहुत सारी चीजें। बिहार में तो बहुत उल्लंघन हुआ, ये बार बार दोहराया गया है। अरुण जी, इसमें मैं खासकर जो आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, ये जो पूरा का पूरा है, इस पूरे, आपने सुन लिया, चाहे वो अनिल जी हो और चाहे शिवशेंदु जी हो, जो निकल रहा है कि वहां तमिलनाडु में जबरदस्त तरीके से साजिश का है वहां के मुख्यमंत्री ने। तो साथ में जो, अगर आप जाइए तो केरल में बता ही दिया आप, पश्चिम बंगाल टारगेटेड है। आप बंगाल को आपने रिपोर्ट किया है, अनेक आपने वहां इलेक्शन कवर किए हैं, और 1 करोड़ वोटरों को बाहर हो जाएंगे ये बीजेपी की और सना। कैसे इसको, एक जो छूटी हुई चीजें पहले, इसमें फिर मैं बाकी भी आगे सवाल करूंगा, पहले अरुण जी इस पर एक नोट आप। संजीव जी देखिए, सिर्फ बंगाल नहीं है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि टारगेट वो पूरा भारत के वो सब हिस्से हैं। टारगेट कश्मीर भी है, टारगेट उड़ीसा था वो पूरा हो गया, टारगेट वो हर राज्य है जहां बीजेपी कमजोर है। और बहुत सारी चीजों को संविधान से इतर किया जा रहा है। आज हम सब इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इसकी नींव कब रखी गई आप ये समझ लीजिए। जिस दिन संसद में वो कानून बिना चर्चा के पास हो गया था, जिसके तहत हमारे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, उस कानून में जब ये सब आ गया कि अब आप चुनाव आयोग, जो चुनाव आयुक्त हैं तीनों, उनके खिलाफ कोई मुकदमा कभी नहीं कर सकेंगे, उसी दिन ये समझ लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और मोर्चा बना लिया है। चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा है, उसका आनुषंगिक संगठन है, वो कोई बात नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट तमाशा बना हुआ है इतने दिनों से बिहार के मामले में। जिस तरह की गतिविधियां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने की हैं, जैसे उनके वकील बोले हैं, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? किस तरह की चीजें हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब 2047 की बात की थी, तब उन्होंने ये तय किया था कि चुनाव आयोग को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना है। और चुनाव आयोग पार्टी का हिस्सा तब बना जब ये नियम बदल गया कि भैया चुनाव आयोग में जो 3 लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे वो कुछ कर दें। उस दिन से ये शुरू हुआ है। तो अब आप ये उम्मीद करें चुनाव आयोग मतलब भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो आज अमित शाह ये कैसे कह रहे हैं कि अगली बार हम एक चरण में चुनाव कराएंगे? ये काम तो चुनाव आयोग का है ना। तो कैसे डंके की चोट पे अमित शाह कहते हैं? कैसे किरण रिजिजू चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं? कैसे पीयूष गोयल चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं? ये जो घालमेल हुआ है, जिसकी जो सारा खेल हुआ है, जिसकी वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट तभी लिख ली थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब वो सन 2047 के एजेंडे की बात कर रहे थे। उससे सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी की अनुषंगिक संगठनों की सूची में शामिल किया। अब इसके बाद जो चीजें होती हैं, कहीं कोई फर्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से सुनवाई कर रहा है, कितनी चीजें आई, लेकिन जब चुनाव आयोग के वकील ने कैसी कैसी बातें की, वही डिसोवे किया कोर्ट के सामने। अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड मानना होगा, गणेश जी क्या कह रहे हैं? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम भारत के आम लोग हैं, हमारे पास तो आखिर में हथियार आता है कि जब सब रास्ते बंद होते हैं तो कहीं किसी भी देश में कोई भी आम आदमी फिर सामने मुकाबला करता है। जो सुप्रीम कोर्ट को जो चीज रोकनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट लगातार लंबी सुनवाई कर रहा है। 4 तारीख को सुनवाई होनी है, 6 तारीख को वोटिंग है। मूल समस्या यह है कि एक सुनियोजित प्लान के तहत
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश की सारी संस्थाओं को, देखिए सेना पर सवाल उठ चुका है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी संस्थाएं साबित हो गया कि ये सरकार के इशारे पे चलती हैं। चुनाव आयोग बचा था, वो भी अब सरकार के इशारे पर है। चुनाव आयोग वही करेगा जो उसको एजेंडा दिया जाएगा। तो अब इसके बाद अगर ममता बनर्जी ये सोच रही हो कि अभी तो पड़ोस के घर में आग लगी है, मेरा घर बाद में आएगा, तो अब कोई बचाव का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे केरल से जो मेरी जानकारी है, उसकी पुष्टि करना बाकी है कि केरल की विधानसभा ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमें अपने एसआईआर नहीं कराना है। तमिलनाडु भी ये कर देंगे, और ये संवैधानिक वो दबाव नहीं है। और फिर कैसे करेंगे अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे बिहार की, बंगाल की सरकार हो, तमिलनाडु की सरकार हो, केरल की सरकार हो, ये सरकारें जब सपोर्ट नहीं करेंगी तो चुनाव आयोग कहां से लाएगा, कर्मचारी कहां से लाएगा, कहां से सेटअप लाएगा? क्या समझते हैं, क्या इनका मतलब अभी इमरजेंसी जो है वो चल रही है लेकिन घोषित नहीं है, फिर तो घोषित करनी पड़ेगी ना, कि आप घोषित करो कि हाँ देश में आपातकाल है, ये करना पड़ेगा। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब 2047 के प्लान की बात की थी, तो उन्होंने सबसे पहले चुनाव आयोग को अपना गुलाम बनाया था, और किसमें लालच दिया है। अगर जो अधिकारी आज बैठे हैं और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेताओं की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय हिंद जय भारत कर रहे हैं, उनको ये पता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कल को हालात बदलते हैं तो सबसे पहले देश छोड़ के भाग जाएंगे। इन्हें आप रिपेट्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो मुकदमा नहीं चला सकते, उसके लिए फिर कानून बदलना पड़ेगा। उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये भी कानून बन चुका है, कुछ नहीं कर भाई सकते आप। कानून, जिस दिन कानून बना था उसी दिन सारी चीजें तय हो गई थी। उसी दिन भारत का निर्वाचन आयोग, जिसकी हम तुलना करते हैं, तुलना खत्म, वो भारतीय जनता पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन है, या आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है, कुछ भी कह लो आप। क्योंकि जब 2047 का एजेंडा लाए थे नरेंद्र मोदी, पता नहीं किसको कितनी उम्र भगवान ने दी है, लेकिन एजेंडा आया तो प्लान क्या आया? पहला प्लान तो चुनाव आयोग को अपना बनाया गया ना। चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के रिमोट पर चल रहा है। उसके बाद जहां विपक्ष को खड़ा होना था, राहुल गांधी अकेले चिल्लाते रहे, तेजस्वी का साथ मिला तो उन्होंने बिहार की जनता को बिल्कुल, बिहार को जोत के रख दिया, और इतनी धूल उड़ी कि लोगों को समझ में आ गया कि ये गलत है। आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी किसने की है। वोट चोर गद्दी चोर का नारा जो है पूरे बिहार के लोगों में पहुंचा है, बच्चे बच्चे जान रहे हैं इस चीज को। मूल बात यह है संजीव जी कि जब एक सरकार ने एजेंडा बनाया, आर्मी का अपमान, आर्मी की साख उन्होंने गिराई, चीन घुस गया, उस पर कोई बात नहीं करेंगे, देश में कोई बात नहीं करेगा। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमने रोका, ये बेशर्मी से कह रहे हैं हमने कुचल दिया, वो कहते हैं हमने रुकवाया। जो नेतृत्व मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हो, जो नेतृत्व सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर रहा हो, जो नेतृत्व अपने विरोधियों को दबाने पे लगा हो, और उस नेतृत्व ने बड़े आसानी से सारे कानून अपने ढंग में कर लिए, उसका सामना करने के लिए अगर विपक्ष के लोग एकजुट नहीं होंगे, तो आज अगर कांग्रेस कुचली जा रही है तो कल ना तो तमिलनाडु में डीएमके बचेगी और ना ही टीएमसी बचेगी। बचने वाला कोई नहीं है, सारे सिस्टम के साथ है। और आज जरूरत यह है कि चाहे कोई भी दल हो, इंडिया गठबंधन में जो नहीं है उनको भी आके मुकाबला करना पड़ेगा, अन्यथा घुसपैठिए नाम का भूत जो इन्होंने बनाया है वो अभी तो चलिए बिहार में है, वो सूबेदार सूबे चलता है। अरुण जी सूबेदार सूबे चलता है। मैं दोबारा लौटता हूँ, आप कंप्लीट करिए, मैं एक शेरचंदू से पूछूंगा। कह रहा हूँ कि कल तो आज जो स्थिति है, कल तो अनिल जी, अरुण दीक्षित और शीर्षेंदु को भी कह देंगे आप घुसपैठी हो, लाओ कागज, कहां से आए, क्या हो। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, अनिल जी दिल्ली में रहते हैं, कैसे सबूत देंगे जो 10 कागज है। और मैं तो कहता हूं कि अगर मैं चुनौती देता हूं, ज्ञानेश कुमार अगर साबित कर दें, नहीं होंगे उनके पास भी, नहीं होंगे, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। वोटिंग राइट कैसे खत्म करें, तानाशाही नहीं है, तो चुनाव आयोग को औजार बना के बीजेपी ने जो योजना बनाई है वो उन लोगों का वोटिंग राइट खा जाएगी जो विरोधी है, और उसी की तैयारी है, ये उसी की तैयारी है। पहले ईवीएम से खेले, बाद में चुनाव आयोग को, अब उन्होंने चुनाव आयोग को अपने साथ अपने थैले में रख लिया है। आज अगर कोई विपक्षी दल, विरोधी दल ये सोचता है कि उसका नंबर नहीं आएगा, तो तभी नहीं आएगा जब वो नीतीश कुमार की तरह सत्तारूढ़ जो केंद्र के उसमें जो हैं, अब देखिए बैसाखी पर टिके हैं, लेकिन जो सहयोगी दल है जो सरकार चला रहे हैं उनके मंत्रियों की हैसियत क्या है?
बिल्कुल गुलाम बना के रखा है सिर्फ इसलिए बिल्कुल क्यों कि आपको हम नहीं चलने देंगे। और यही ठीक एजेंडा नरेंद्र मोदी जी का है। अब अगर नहीं चेते तो क्या ममता बनर्जी और क्या स्टालिन, ये सबको आना पड़ेगा इसमें। और अगर नहीं एग्जैक्ट हुए तो बस फिर यही है कि भगवा लेके सब घूमेंगे। बस मेरा सवाल ये है कि 25 करोड़ मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कैसे कराएगी आरएसएस, ये देखने की बात होगी अब तो। बहुत सही बहुत सही।